भाग 3 मूल अधिकार। हाँ, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, चाहे वो बौद्धिक हो, भौतिक हो या नैतिक, मतलब हर तरह के विकास के लिए। जी, उसके लिए ये मूलभूत अधिकार हैं, बहुत जरूरी हैं। और ये देता कौन है? ये अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों को शासन के शोषण से बचाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की ढाल है ये। बिल्कुल, और ये सोच हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तब क्या? यही तो इनकी खासियत है। इनकी रक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। मतलब हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, ये वाद योग्य हैं, जस्टिसेबल हैं। इनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा। सही है। तो संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? देखिए, शुरुआत में 7 थे। 7। पर अब तो हम 6 की बात करते हैं। जी। अब 6 हैं। जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, हाँ। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ओह, अच्छा। तो अब वो अधिकार कहाँ है? अब वो सिर्फ एक कानूनी मतलब एक लीगल राइट है, मूल अधिकार नहीं। इसका जिक्र अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, तो अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं जो हमारे पास हैं? तो पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार। जी। क्या? दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा? और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, और इनके अलावा भी कुछ है इस भाग में? हाँ, अनुच्छेद 12 और 13 भी हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, और अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को कम करने वाला कोई भी कानून शून्य माना जाएगा। मतलब वो कानून रद्द हो जाएगा? जी। चलिए, तो फिर समता के अधिकार से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने यूके से लिया है। कानून के सामने सब बराबर। बिल्कुल। और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये यूएस से लिया गया है। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक महीन सा फर्क है। पहली बात का मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी बात का? दूसरी बात थोड़ी अलग है। वो कहती है कि बराबरी पर लाने के लिए सरकार अगर जरूरी समझे तो कुछ भेदभाव कर सकती है। मतलब उदाहरण के तौर पर? जैसे महिलाओं या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कानून बनाना, ताकि वो समाज में दूसरों के बराबर आ सकें। अच्छा, तो ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, और अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। किसी भी तरह के भेदभाव पर। हाँ, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे मैंने बताया, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 16? वो नौकरियों से जुड़ा है ना? जी। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। तो फिर आरक्षण? आरक्षण इसी का एक अपवाद है। ठीक है। और 17 और 18? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है, एक सामाजिक बुराई को खत्म करता है। और अनुच्छेद 18? वो सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले राजा महाराजा लगाते थे, वैसी उपाधियां अब नहीं। समझ गया। अब आते हैं वीर अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। इसे तो संविधान की रीढ़ भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका आधार है अनुच्छेद 19। इसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। 6 तरह की? कौन कौन सी? पहली, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी। दूसरी, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरी, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी, भारत में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता।
और छठी, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सारी आजादियां असीमित तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा और एकता के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 और 21, इनमें क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके 3 हिस्से हैं। एक, अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। डबल सजा नहीं? नहीं, और सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध के समय लागू था, और किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अनुच्छेद 21, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। बिल्कुल। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसी में शामिल माने गए हैं। यहाँ तक कि गरिमा के साथ मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया का अधिकार भी। वाह। और 21A, वो तो बाद में जुड़ा गया था। जी, अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार देता है। ये तो बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताइए। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और जबरन काम कराने मतलब बलात् श्रम पर रोक लगाता है। और 24? अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। ये बाल श्रम के खिलाफ है। ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? वो अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रचार करने की भी? हाँ, प्रचार करने की, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना मूल अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। और अनुच्छेद 26? वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, मतलब धार्मिक समूह अपनी संस्थाएं चला सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी को टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार धर्म के नाम पर टैक्स नहीं ले सकती? जी। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो भारत के सेक्युलर चरित्र को दिखाता है। अब आखिरी 2 अधिकार कौन से हैं? 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अच्छा, ताकि उनकी पहचान बनी रहे। और अब सबसे महत्वपूर्ण 6वां अधिकार। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके तहत अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 तरह की रिट मतलब रिट जारी कर सकता है। हाँ, ये रिट्स क्या होती है? ये विशेष न्यायिक आदेश होते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। ये अवैध हिरासत के खिलाफ है। मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। सही समझे। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश है, अगर वो नहीं कर रहा है तो। और तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। ठीक है। चौथी है उत्प्रेषण, सर्शियरी। इसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास मंगा सकती है। और आखिरी 5वीं है अधिकार पृच्छा, को वारंटो। इसमें कोर्ट किसी व्यक्ति से यह पूछती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर है। कमाल है। तो ये हैं 6 मूल अधिकार। क्या इनके अलावा भी कोई अनुच्छेद हैं इस भाग में? हाँ, 3 और हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों वगैरह के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। जी।
और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। और अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये वो सिद्धांत है, वो आदर्श है जिनका पालन करने की उम्मीद संविधान देश की सरकारों से करता है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की। ये बताते हैं कि एक आदर्श भारत कैसा दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। और वो पेंच ये है कि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसेबल। जी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं जिनका कोई वजन नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर सरकार इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करती तो आप अदालत जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा यह अधिकार लागू कर रही है। अच्छा, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन निदेशक तत्वों के लिए नहीं। इसी वजह से शायद संविधान सभा के एक सदस्य केटी शाह ने एक मजेदार टिप्पणी की थी। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार ही देता है। ये तो पामाल का तंज है, यानी चेक तो है पर अकाउंट में पैसा है या नहीं, या बैंक देना चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी पर है। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? क्या डॉक्टर अंबेडकर का इस पर कोई और नजरिया था? हाँ, और उनका नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भले ही ये अदालत में लागू ना करवाए जा सकें, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। मूलभूत? जी, उनका कहना था कि कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे हर 5 साल में जनता के पास वापस जाना होता है। अच्छा, अगर कोई सरकार इन कल्याणकारी लक्ष्यों के खिलाफ काम करती है तो जनता उसे चुनावों में जवाब देगी। तो ये एक तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड का सिलेबस है। अच्छा, तो ये कानूनी तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर बाध्यकारी हैं। चलिए इस सिलेबस के कुछ सबसे दिलचस्प हिस्सों को देखते हैं। अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को देखें तो इनमें कुछ खास तरह की सोच दिखाई देती है। जैसे कुछ अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लगते हैं। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, वो सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़ा है। हाँ, वो मानते थे कि असली भारत गांवों में बसता है और लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। ये दिलचस्प है, क्योंकि जहां गांधी जी पंचायतों को लोकतंत्र की नींव मानते थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि गांव स्थानीय गुटबाजी और जातिवाद का केंद्र बन सकते हैं, जहां न्याय मिलना मुश्किल होगा। एकदम सही, और यही संविधान की खूबसूरती है। इसने दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाया, पंचायत को एक लक्ष्य के तौर पर रखा और बाद में 73rd संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत भी किया गया। सही है। इसी तरह अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना या अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात भी गांधीवादी सोच को दर्शाती है। और दूसरी तरफ कुछ सिद्धांत समाजवादी लगते हैं जो आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 38 जो कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा और आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 39 जिसमें समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। समान काम के लिए समान वेतन। अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो आज शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद है, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। जी, यूसीसी। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून हो। गोवा एकमात्र राज्य है जहां ये पहले से लागू है। तो कुछ सिद्धांत गांधीवादी हैं, कुछ समाजवादी और कुछ आधुनिक उदारवादी सोच को दर्शाते हैं, जैसे अनुच्छेद 50। हाँ, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और अनुच्छेद 51, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। एक और अनुच्छेद है जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उसने एक लंबा सफर तय किया है, अनुच्छेद 45, शिक्षा से जुड़ा हुआ। हाँ, ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक निर्देशक तत्व कैसे एक दिन हकीकत बन सकता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 कहता था
कि राज्य 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। जो दशकों तक सिर्फ एक लक्ष्य रहा। जी, दशकों तक। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के रूप में एक मूल अधिकार बना दिया गया। कमाल है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में लोगों को लोक सहायता देगा। मनरेगा जैसी योजनाएं इसी सोच का नतीजा है। इसी तरह अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात करता है। अच्छा, स्कूलों में मिड डे मील योजना। जी, स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना सीधे सीधे इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेती है। अगर संविधान हमें अधिकार देता है और राज्य को कर्तव्य, तो नागरिकों के भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जी नहीं, ये बाद में जोड़े गए। तो ये कब और क्यों जोड़े गए? इसका समय बहुत कुछ कहता है। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, और ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हालांकि ये आलोचक इसे अलग तरह से भी देखते हैं। हाँ, आलोचक इसे नागरिकों पर एक नैतिक दबाव बनाने और अधिकारों की बहस को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं। और ये भी निदेशक तत्वों के तरह ही गैर न्यायोचित हैं। मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या उसे सजा नहीं हो सकती? ज्यादातर के लिए सीधे दंड का प्रावधान नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, आप किसी को इस बात के लिए जेल नहीं भेज सकते कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है, जो कि एक कर्तव्य है। लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो दूसरे कानूनों से जुड़े हुए हैं, और उनका उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल। कौन कौन से हैं वे? सबसे प्रमुख है पहला कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके लिए तो कानून है। जी, अगर कोई राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसके लिए बाकायदा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसके तहत सजा हो सकती है। और कोई? हाँ, सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अब सीधे इस कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा नहीं है, लेकिन अगर आप वनों की कटाई करते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून है। एकदम सही। हमारे पास कई सख्त कानून हैं जो आप पर लागू होंगे। इसी तरह 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। हाँ, दंगों या प्रदर्शनों के दौरान होने वाले नुकसान के लिए। जी, अगर कोई सरकारी बसों या इमारतों को जलाता है तो उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज होता है। तो कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ कानूनी रूप से लागू होते हैं। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 हैं। ये 11वां बाद में जोड़ा गया। जी, इसे भी 86th संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को मूल अधिकार बनाया था। अच्छा, उसी संशोधन से? हाँ, ये 11वां कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। ये तो एक शानदार कनेक्शन है। एक ही संशोधन ने शिक्षा को राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 45 में बच्चे का अधिकार, अनुच्छेद 21A और माता पिता का कर्तव्य, अनुच्छेद 51A के तीनों बना दिया। वाह! बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। इसने शिक्षा को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बना दिया, जिसमें सरकार, नागरिक और परिवार तीनों की भूमिका तय कर दी गई। तो जब हम इन दोनों हिस्सों, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ संविधान सरकार को बता रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो नागरिकों को याद दिला रहा है कि एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, राष्ट्रपति। जी, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है और इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अच्छा, अनुच्छेद 52 सीधे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद हमने ब्रिटेन से लिया है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होने का मतलब क्या हुआ? क्या सारी शक्तियां असल में राष्ट्रपति के पास है? देखिए, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ,
ये शक्ति केवल औपचारिक है, मतलब नाम मात्र की। ओके। जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती हैं। सारे काम होंगे तो राष्ट्रपति के नाम पर निर्णय हमेशा मंत्री परिषद ही लेती है। समझ गए। तो फिर इतने महत्वपूर्ण पद के लिए राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ। अच्छा, और इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं? बिल्कुल। और साथ ही राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों से? हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जहां विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। तो फिर इसमें वोट कौन नहीं डाल सकता, ये भी साफ कर दीजिए। इसमें मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते। और साथ ही विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी इस चुनाव में भाग नहीं लेते। अच्छा, और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? अनुच्छेद 55 के अनुसार चुनाव अकाल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जी, ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। इसमें मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक देते हैं। पहली पसंद, दूसरी पसंद, इस तरह से। बिल्कुल। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए होती हैं? ये अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। ठीक है। पहली, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अच्छा, और चौथी? किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और एक और शर्त है, उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वो चाहे तो उससे पहले त्यागपत्र दे सकते हैं? हाँ, वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके पद छोड़ सकते हैं। क्या राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है, पर प्रक्रिया बहुत कठिन है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का वर्णन है। इम्पीचमेंट, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है ना? जी हाँ, और ये सिर्फ एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। ओके। प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। यदि वो सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो ये दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन फिर आरोपों की जांच करता है। बिल्कुल। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। एक जरूरी बात, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों? हाँ, दोनों। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अच्छा, ये चुनाव से अलग है। हाँ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। और अगर वो उपलब्ध ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो ये कार्य करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। उनकी कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं? सबसे प्रमुख तो यही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की? जी। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी, सीएजी, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब जितने भी बड़े पद हैं। हाँ, उन सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और विधायी शक्तियों की बात करें तो कानून बनाने में उनकी क्या भूमिका है? राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं। वे चाहें तो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 108 के तहत वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं? हाँ, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, और सबसे जरूरी, कोई भी विधेयक? हाँ, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। तो इसी हस्ताक्षर करने के संबंध में राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं जिसे हम वीटो शक्ति कहते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पहली कौन सी है? पहली है आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है? इसमें वो विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेते हैं, जिससे वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। और दूसरी? दूसरी है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो।
इसमें वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। हाँ, लेकिन ये धन विधेयक पर लागू नहीं होता। और तीसरी है पॉकेट वीटो। जी, पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए कोई निर्णय ना लेना, न हाँ कहना न ना। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब जरा वित्तीय और सैन्य शक्तियों के बारे में संक्षेप में बताइए। वित्तीय शक्तियों में सबसे मुख्य ये है कि कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है। और सैन्य शक्तियां? वो भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी वही करते हैं। जी। आपातकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उनके बारे में बताइए। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत। ये कब लगती है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और दूसरी है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत। ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगती है जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। क्या राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसमें कितने प्रकार होते हैं? इसमें 5 प्रकार हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन, जिसमें सजा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दूसरा लघुकरण यानी कम्यूटेशन, इसमें दंड की प्रकृति को बदलते हैं, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में। अच्छा। और परिहार या रिमिशन में दंड की अवधि कम करते हैं, प्रकृति बदले बिना। और बाकी 2? एक है विराम यानी रेस्पाइट, जो विशेष परिस्थितियों में सजा कम करने के लिए है, जैसे गर्भावस्था में। और आखिरी है प्रविलंबन या रिप्राइव, जिसमें दंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। एक आखिरी सवाल, ये अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस क्या होता है? अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की तत्काल जरूरत हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसका प्रभाव कैसा होता है? इसका प्रभाव बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसा ही होता है। पर ये कब तक लागू रह सकता है? यह अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्रिपरिषद। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति से। संविधान में अनुच्छेद 63 से 69 तक ये सारे आर्टिकल्स इन्हीं के बारे में हैं। अच्छा। सबसे पहला अनुच्छेद 63 बहुत सीधी सी बात कहता है। वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतना ही? हाँ, और ये पद जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, एक तरह से वहां से प्रेरित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 ने पद बना दिया, लेकिन इनका मुख्य काम क्या है? ये अनुच्छेद 64 में होगा शायद। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 64 ये साफ करता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही उस पद पर होने की वजह से राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा। और एक बात जो मैंने सुनी है कि उन्हें वेतन उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता। एकदम सही, ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। उन्हें जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, तब इनकी क्या भूमिका होती है? हाँ, ये उनका दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है। बताइए। अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो या पद किसी भी वजह से खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाते हैं। मतलब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति के बराबर ही सारी शक्तियां, वेतन और विशेषाधिकार सब कुछ मिलता है। और ये व्यवस्था कब तक चल सकती है? अधिकतम 6 महीने तक। सिर्फ 6 महीने? हाँ, क्योंकि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। समझ गए। अब आते हैं इनके चुनाव पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? क्या इसमें राज्यों के विधायक भी वोट देते हैं जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है? नहीं, यहीं पर मुख्य अंतर है। अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। लेकिन राज्यों के विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं होते? नहीं, वो इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है। और चुनाव की प्रक्रिया? वही है।
एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। और इस पद के लिए योग्यता क्या चाहिए? योग्यताएं भी काफी सीधी हैं। पहला, वो भारत के नागरिक हों। ठीक है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हों। और चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। अच्छा, और कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष का होता है। और क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। वे अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को दे ही सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की एक प्रक्रिया भी है। कैसी प्रक्रिया? ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा में नहीं? लोकसभा में नहीं। नहीं, लोकसभा में नहीं। और प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना भी जरूरी है। फिर क्या होता है? प्रस्ताव को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। और लोकसभा की क्या भूमिका है इसमें? उसके बाद प्रस्ताव लोकसभा जाता है, लेकिन वहां लोकसभा की केवल सहमति चाहिए होती है, वोटिंग नहीं होती। अच्छा, सिर्फ सहमति? हाँ। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो जाए तो चुनाव कब तक कराना होता है? देखिए, अनुच्छेद 68 इस बारे में कहता है, लेकिन वो राष्ट्रपति पद की तरह कोई समय सीमा नहीं देता। मतलब? 6 महीने वाली शर्त यहाँ नहीं है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है इन्हें? अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। चलिए, ये तो उपराष्ट्रपति की बात हो गई। अब संघीय मंत्रिपरिषद को समझते हैं। अक्सर लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत उलझ जाते हैं। इनमें क्या अंतर है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जी। और इसे समझना जरूरी है। देखिए, मंत्रिपरिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं जी, वो एक बड़ा निकाय है, एक बड़ी बॉडी है। कितनी बड़ी? इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये काफी बड़ा होता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। और मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट कहते हैं? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा सा लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, एक तरह का इनर सर्कल। अच्छा। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये लोग सरकार के जो मुख्य मंत्रालय हैं, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, उनके प्रमुख होते हैं। तो सारे बड़े फैसले यही मंत्रिमंडल लेता है? बिल्कुल। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, इसे 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। अच्छा, अब प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 75 ये साफ करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसी को भी नहीं, आमतौर पर जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही नियुक्त किया जाता है। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। एक सवाल और, क्या मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कोई शर्त तो होगी? बिल्कुल, शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अच्छा, 6 महीने के अंदर। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, और अभी के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो मंत्री बनने के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है। और ये मंत्री कब तक पद पर रहते हैं? संविधान में लिखा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जब तक प्रधानमंत्री चाहें, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। समझ गए। और ये जो मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय प्रणाली का आधार है। ठीक है। अब एक और पद के बारे में जानते हैं। सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? बोलते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। और महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? वही योग्यता जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए होती है।
इनके पास कोई विशेष शक्ति भी होती है? हाँ, अनुच्छेद 88 उन्हें एक विशेष शक्ति देता है। क्या? महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन वोट नहीं दे सकते? बिल्कुल, वोट नहीं दे सकते क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं होते। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अंत में सरकार के सारे काम किसके नाम पर होते हैं? अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भले ही फैसले कैबिनेट ले रही हो। हाँ, फैसले भले ही प्रधानमंत्री और कैबिनेट लें, पर औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और क्या प्रधानमंत्री को अपने फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को बताना पड़ता है? हाँ, ये उनका कर्तव्य है। अनुच्छेद 78 यही निर्धारित करता है। अच्छा। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन से जुड़ी जानकारी राष्ट्रपति को दें।